मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपकी पसंद बुक से चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें लेखक और पानी की आपस में बातचीत होती है। एक लेखक ने एक चित्रण किया हमारे सामने एक बात का, घटना का, कि एक पानी की बूंद कैसे अपनी कहानी लेखक को बताती है। मैं आगे बढ़ा ही था, लेखक कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं आगे बढ़ा था कि बेर की झाड़ी पर से, बेर की एक झाड़ी होती है जिस पे बेर लगते हैं, उस पर से मोती सी एक बूंद, मोती जैसी एक बूंद, पानी की बूंद, ओस की बूंद मेरे हाथ पे आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो लेखक कहने में काफ़ी शौक हो गया जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। जैसे पानी की बूंद आ जाती है, जैसे कि हम सब जानते हैं। मेरी दृष्टि यानी मेरी नज़र पड़ते ही वह ठहर गई, वह रुक गई। थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मुझे सितार के तारों की झनकार सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि वह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है, यानी वो जो ओस की बूंद थी उससे वह स्वर, सितारों का तार की झनकार सुनाई वहीं से आ रही थी, जो सुनाई दे रही थी लेखक को। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और भी दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। कि जो बूंद जो लेखक के हथेली पे पड़ी थी उसके दो बूंद हो गए थे, दो कण हो गए थे, और वो आपस में हिल हिल कर ये स्वर जो था सुनाई दे रहा था वो उत्पन्न कर रहे थे, मानो वे आपस में बोल रहे हो। उस सरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। उसकी बूंद बोल रही है लेखक को, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिल और बोली, मैं ओस हूँ। यानी ओस की बूंद उस लेखक से बात करना चाहती थी और उन्होंने कहा कि सुनो, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कह दिया। लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी। लेखक कहता है, मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? कि मैंने उसको बोल दिया कि तुम झूठ बोल रही हो, कि बेर के पेड़ में कोई पानी का फव्वारा थोड़ी होता है जो तुम उसमें से निकल कर आई हो। बूंद फिर हिली, मानो मेरे ऐसे विश्वास से उसे दुख हुआ। यानी जब उसकी बात लेखक ने नहीं मानी उसकी मुँह, तो उसे दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। जो भूमि थी उसमें घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। यानी मैं नीचे ही घूम रही थी और एक दिन मैं पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा कि नीचे कैसे पकड़ी गई, क्या रीज़न था? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा। जैसे कि हम जानते हैं जो जड़ें होती है वो धरती में ऐसे ही फैली होती है। तो जो ये पेड़ बेरी के वृक्ष जहाँ से निकली थी, बेरी की झाड़ी से कह रही है, ये झाड़ी जो ऊपर दिख रही है ये अंदर भी इतनी ही है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए भी हैं नीचे। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, यानी उनमें दया बिल्कुल भी नहीं होती है। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। यानी ऐसे असंख्य, हम काफ़ी जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ऐसे असंख्य कण नीचे हैं। और ये जो जड़ें होती हैं ये इनको बलपूर्वक यानी एकदम ताकत लगाकर पृथ्वी से खींच लेती है। और कुछ का तो एकदम पेड़ खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यानी जो चीज़ उनमें होती है एक तरह से प्लस पॉइंट, अच्छी बात होती है या फिर उनके काम की चीज़ होती है, वो पेड़ अपने पास रख लेता है और बाकी खाली बूंद को निकाल के फेंक देता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यानी वो क्रोध में भी थी और घृणा भी हो रही थी कि ऐसा काम, कितना गलत काम ये वृक्ष करते हैं। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यानी ओस की बूंद कह रही है कि जो पेड़ है ये हमें निकाल कर फेंक तो देते हैं, लेकिन जो इनका निर्माण है, जो इतना बड़े बने हैं, वो हमारी ही वजह से बने हैं, हम जैसे संख्या कणों के कारण ही बने हैं। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांप गई। दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींचती चली गई। उसने, रोए ने खींच लिया उसको और बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। यानी लेखक बड़ी उत्सुकता से, जिज्ञासु भाव से उसकी कहानी सुन रहा था। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया था। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिसती चली गई। यानी एक तरफ से धक्का लग रहा था और एक तरफ से बाहर खींच रहे थे, दोनों से वो पिसती चली गई।
मैं लगभग 3 दिन तक यहाँ सांसत भोगती रही है। जो सांसत क्या बोलते हैं कि ये जो मुश्किल थी वह 3 दिन से भोग रही थी कि कोई उसको अंदर से धक्का दे रहा है बंद कमरे से और कोई उसे एक तरफ से खींच रहा है। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी हूँ। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकल पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, यानी सूर्य के निकलने पर ही वो उड़ पाती है, वो जा चुकी है। अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वायुमंडल में भी इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही, यानी मैं पत्तों पर ही सिकुड़ के पड़ी रही। अभी तक तुमने देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर मैं कूद पड़ी। यानी वो पत्ते पर तो थी लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सूर्य का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब लेखक दिखा तो वह उसके ऊपर कूद गई। इतना दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तब तुम मेरे पास हो तो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा, कि तुम मेरे पास आगे क्या कुछ पत्ता नहीं छू सकेगा? भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। यानी वो लेखक को कह रही है कि मेरी रक्षा सिर्फ इतने समय तक कर दो कि सूर्य ना निकले, जब तक मैं उनके दर्शन करूंगी और उड़ने की शक्ति मुझ में आ जाएगी, मैं उड़ जाऊंगी। जब मेरा जीवन है ना वो काफ़ी विचित्र घटनाएं, अजीब और गरीब घटनाएं से भरा पड़ा है, परिपूर्ण यानी भरा हुआ है। मैं उसकी कहानी जब तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी दुखेगा नहीं। अच्छा सुनाऊं? लेखक ने कहा, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब वो अपनी कहानी सुना रही है कि बहुत दिन हुए, जो पहले की बात है कि मेरे जो पूर्वज है, पुरखे यानी पूर्वज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को पूर्वज इसलिए कहा है क्योंकि जो जल पानी का जन्म है वो इन दोनों की रासायनिक क्रिया से हुआ है। तो ये 2 गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वो दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? अब लेखक ने ये बात पूछी है उससे। है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है, यानी वो अभी भी है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, मतलब बंद सी होने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता गया उसका आकार बढ़ता गया, सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, यानी काफी ज्यादा बड़ा था। उनकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप गया, इतनी ज्यादा उसके अंदर आकर्षण शक्ति थी। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस गहरे रात से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूमा चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ जो इतना भारी भाग था, इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में बंट गया। उनमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो उन्होंने ये सारी स्टोरी जो है वो लेखक को वो बता रही है, ओस की बूंद की क्या था, हमारे पूर्वज कैसे थे और वो सूर्य से क्या कौन सा प्रकाश पिंड टकराया था और सूर्य का कैसे एक टुकड़ा टूट गया था और वह कैसे हमारी पृथ्वी के रूप में आया, ऐसा बनाया ऐसा। परंतु तुम उन लपटों में तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं है। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया, यानी जो उनका खुद का अस्तित्व था उन्होंने उसको गुम कर दिया, गुमा दिया और मुझे उन्होंने पैदा कर दिया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश हुआ तो मैं अपने को ठोस बर्फ के रूप में मुझे पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था, यानी वो इतना छोटा हो गया था। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बड़े बने थे। सबका यही हाल हुआ था। जहाँ तक दृष्टि यानी नजर जाती, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने ही साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार रहते थे। ये बूंद कह रही है कि मेरा कैसे
अस्तित्व हुआ, कैसे में बर्फ बनी, ये सब वो लेखक को बता रही है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।